नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की तह में जा रहे हैं जिसने उत्तरी आयरलैंड के इतिहास पर, वहां के समाज पर एक बहुत गहरा निशान छोड़ा है। 30 जनवरी 1972, डेरी शहर, जिसे कुछ लोग लंदन डेरी भी कहते हैं। वो दिन जिसे दुनिया खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जानती है। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं इस पर, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि उस दिन असल में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका असर वो कितना लंबा चला। ये वो दिन था जब ब्रिटिश सैनिकों ने नागरिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। 13 लोग तो उसी दिन मारे गए और एक और घायल ने कुछ महीनों बाद दम तोड़ दिया। मतलब कुल 14 जाने। और ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये न्याय, सच्चाई और जवाबदेही की एक बहुत लंबी उलझी हुई कहानी है जो आज भी कहीं ना कहीं चल रही है। चलिए इन स्रोतों के जरिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उस रविवार से पहले उत्तरी आयरलैंड में माहौल कैसा था। क्या जमीन तैयार हो रही थी इस त्रासदी के लिए? हाँ, माहौल काफी विस्फोटक था, कह सकते हैं। 1960 के दशक का अंत और 70 की शुरुआत उत्तरी आयरलैंड में बहुत ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक तनाव का दौर था। जो मुख्य विभाजन था वो कैथोलिक राष्ट्रवादी समुदाय और प्रोटेस्टेंट संघवादी समुदाय के बीच था। कैथोलिक चाहते थे आयरलैंड गणराज्य के साथ एक होना, और प्रोटेस्टेंट्स यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहना चाहते थे। और ये सिर्फ राजनीतिक विभाजन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैथोलिक समुदाय को व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। अच्छा, किस तरह का भेदभाव था ये? जैसे आवास मिलने में दिक्कतें थीं, नौकरियों में असमानता थी, वोटिंग अधिकारों में भी। मतलब चुनावी क्षेत्रों का बंटवारा इस तरह किया गया था कि संघवादी बहुमत बना रहे। इसे गैरीमैंडरिंग कहते हैं। तो इन सब वजहों से कैथोलिक समुदाय में एक अन्याय और अलगाव की भावना काफी गहरी थी। और इसी के खिलाफ फिर नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। बिल्कुल। 1967 में नॉर्दर्न आयरलैंड सिविल राइट्स एसोसिएशन यानी NICRA बना। ये अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन से काफी प्रेरित था। उनका मकसद साफ था, शांतिपूर्ण तरीकों से, प्रदर्शनों से, अभियानों से ये जो भेदभाव हो रहा है इसे खत्म करवाना, सबके लिए समान अधिकार। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अहिंसक रास्ते पर चलना चाहते थे। लेकिन फिर ब्रिटिश सेना आई, सेना की तैनाती हुई। क्या उससे हालात कुछ सुधरे? ये एक दिलचस्प बात है। शुरू में मतलब 1969 में जब सेना आई तो कई कैथोलिकों ने असल में उनका स्वागत किया था। स्वागत किया था? क्यों? उन्हें लगा कि सेना जो है वो पुलिस के पक्षपात से उन्हें बचाएगी। उस समय पुलिस बल में ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि सेना निष्पक्ष रहेगी। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? मतलब सेना को लेकर नजरिया इतनी तेजी से कैसे बदल गया? क्योंकि सेना की भूमिका जल्दी ही शांति बनाए रखने से ज्यादा कानून व्यवस्था लागू करने वाली हो गई, और उनके तरीके अक्सर काफी कठोर माने जाते थे। जैसे तलाशी अभियान, कर्फ्यू लगाना, कभी-कभी आम लोगों से हिंसक झड़पें, ये सब आम होने लगा। और फिर अगस्त 1971 में ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही विवादास्पद कदम उठाया। वो क्या था? इंटर्नमेंट विदाउट ट्रायल, यानी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए किसी को भी हिरासत में ले लेना। और इसके तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उनमें लगभग सभी कैथोलिक राष्ट्रवादी थे। ओहो, इसने तो फिर माहौल और बिगाड़ दिया होगा। हाँ बिल्कुल, इसने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। राष्ट्रवादी समुदाय भड़क उठा, और इससे प्रोविजनल IRA जैसे जो हथियारबंद राष्ट्रवादी समूह थे उनको भी एक तरह से बल मिला। वो पहले से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। सेना अब रक्षक नहीं बल्कि दमन का प्रतीक बन गई थी उनके लिए। और इसी तनाव भरे माहौल में 30 जनवरी 1972 का वो मार्च हुआ। उस दिन क्या खास था? मार्च क्यों रखा गया था? वो मार्च नाइक्रा ने डेरी में इसी इंटर्नमेंट कानून के विरोध में ही रखा था। ये एक शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार मार्च था। अनुमान है कि कोई 10 से 15 हजार लोग शामिल हुए थे। उस समय के हिसाब से ये उत्तरी आयरलैंड के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक था। आयोजकों ने बार बार शांति बनाए रखने की अपील भी की थी सबसे। लेकिन सरकार का क्या रोक था? क्या मार्च करने की इजाजत थी? नहीं, इजाजत नहीं थी। उत्तरी आयरलैंड सरकार ने उस समय सभी परेड और मार्च पर पाबंदी लगा रखी थी, और सेना को डेरी में इस मार्च को रोकने का आदेश था। शहर का जो सेंट्रल एरिया है गिल्ड हॉल, वहां तक जाने वाले रास्ते पर सेना ने बैरिकेड लगा दिए थे।
आयोजकों को पता था कि मार्च पर पाबंदी है, लेकिन वो फिर भी शांति से अपना विरोध जताना चाहते थे। तो फिर टकराव कैसे शुरू हुआ? जब प्रदर्शनकारी सेना के बैरिकेड के पास पहुंचे तो जाहिर है तनाव बढ़ गया। कुछ युवा प्रदर्शनकारी थे जो शायद मुख्य भीड़ से थोड़ा अलग हो गए थे। उन्होंने सैनिकों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके जवाब में सैनिकों ने पहले रबड़ की गोलियां चलाईं, फिर आंसू गैस छोड़ी, पानी की बौछारें भी कीं। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इन शुरुआती झड़पों के बावजूद मार्च का जो बड़ा हिस्सा था वो तब भी शांतिपूर्ण था। लोग पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर वो सब हुआ जिसने इस दिन को खूनी रविवार बना दिया। हाँ, लगभग 3:55 पर हालात पूरी तरह बिगड़ गए। ब्रिटिश सेना की पैराशूट रेजिमेंट की पहली बटालियन थी, 1 पैरा कहते थे उसे। ये एक एलीट यूनिट थी, लेकिन काफी विवादों में भी रहती थी। इनके सैनिकों को प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए बैरिकेड से आगे भेजा गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने आगे बढ़ते ही भीड़ पर असली गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहले कुछ लोग घायल हुए, फिर ये सैनिक बुगजाइड इलाके में घुसे, जो कि राष्ट्रवादी इलाका माना जाता था, और वहां उन्होंने निहत्थे भागते हुए लोगों पर या जो घायलों की मदद कर रहे थे उन पर भी गोलियां चलाईं। तो ये सब कितनी देर चला और कितने लोग मारे गए? ये गोलीबारी का भयानक दौर कोई 20 मिनट तक चला होगा और इस दौरान 13 नागरिक मारे गए। उनमें कई किशोर भी थे। सबसे छोटा सिर्फ 17 साल का था। 14 और लोग घायल हुए और इन्हीं घायलों में से एक थे जॉन जॉनस्टन, जिनकी करीब 4 महीने बाद मौत हो गई। तो कुल मिलाकर 14 मौतें हुईं और ये सब दिन के उजाले में हुआ। कई पत्रकार, कैमरा वहां मौजूद थे। लेकिन सेना का क्या कहना था? क्या मारे गए या घायल हुए लोगों के पास हथियार थे? देखिए, यही इस घटना का सबसे बड़ा और सबसे दुखद विवाद बना। सेना ने फौरन दावा किया कि उनके सैनिकों पर बंदूकधारियों और बम फेंकने वालों ने हमला किया था और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए कुछ लोग हथियारबंद थे, लेकिन जितने भी चश्मदीद थे, पत्रकार थे और बाद में जो सबूत सामने आए, वो सब इस दावे को पूरी तरह नकारते थे। लगभग हर कोई यही कह रहा था कि मारे गए या घायल हुए लोग निहत्थे थे। कई लोगों को तो पीठ में गोली लगी थी, जिसका मतलब है कि वो भाग रहे थे। कुछ लोग दूसरों की मदद करते हुए मारे गए। सेना का बयान और जो लोग वहां थे उनका अनुभव, इसमें इतना बड़ा अंतर। सरकार ने इस पर तुरंत क्या किया? कोई जांच वगैरह? हाँ, सरकार ने तुरंत एक जांच आयोग बनाया। लॉर्ड चीफ जस्टिस विजरी की अध्यक्षता में। इसे विजरी ट्रिब्यूनल कहा गया। इसने बहुत तेजी से काम किया, कुछ ही हफ्तों में अपनी रिपोर्ट दे दी। अच्छा, और क्या कहा गया उस विजरी रिपोर्ट में? लेकिन शुरुआती गोलियां उन पर ही चलाई गई थीं। रिपोर्ट ने यह भी इशारा किया कि मारे गए कुछ लोग शायद हथियारबंद थे या बम फेंक रहे थे। हालांकि इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया। तो इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया हुई? लोगों ने मान लिया इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवादी समुदाय, पीड़ितों के परिवार, नागरिक अधिकार समूह, सबने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। इसे सबने एक लीपापोती या व्हाइट वॉश माना कि इसका मकसद बस सेना को बचाना है। इस विजरी रिपोर्ट ने जख्मों पर मरहम नहीं लगाया, बल्कि उन्हें और गहरा कर दिया। सरकार और न्याय व्यवस्था में जो थोड़ा बहुत भरोसा था, वो भी हिल गया। लोगों को लगा कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। ये रिपोर्ट खुद में एक बड़ा विवाद बन गई। तो फिर न्याय की उम्मीद तो एक तरह से खत्म ही हो गई होगी उस वक्त। उस समय तो शायद ऐसा ही लगा होगा कई लोगों को। लेकिन पीड़ितों के परिवार और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए एक बहुत लंबा, बहुत मुश्किल अभियान चलाया। ये दशकों तक चला। वो लगातार विजरी रिपोर्ट को चुनौती देते रहे और एक नई स्वतंत्र जांच की मांग करते रहे। और आखिरकार उनकी ये मांग पूरी हुई। हाँ, कई साल लगे, बहुत दबाव बना, राजनीतिक माहौल भी बदला। फिर 1998 में जब गुड फ्राइडे समझौता हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि खूनी रविवार की घटनाओं की एक नई और पूरी तरह से व्यापक जांच कराई जाएगी। इस जांच की अध्यक्षता लॉर्ड सैविल ने की। इसीलिए इसे सैविल जांच या सैविल इंक्वायरी कहते हैं। ये जांच, ये विजरी वाली जांच से कितनी अलग थी? अरे जमीन आसमान का फर्क था। सिविल जांच इतिहास की शायद सबसे लंबी और सबसे महंगी जांचों में से एक बनी। पूरे 12 साल लगे इसे पूरा होने में। हजारों पन्नों के दस्तावेज देखे गए, 2500 से ज्यादा लिखित बयान लिए गए, 900 से ज्यादा गवाहों को सुना गया।
इसमें सैनिक, आम नागरिक, नेता, अधिकारी सब शामिल थे। मकसद था कि हर पहलू की बारीकी से जांच हो और सच्चाई सामने आए। और 12 साल बाद 2010 में जब ये सिविल रिपोर्ट आई तो इसके नतीजे क्या थे? क्या वो विजिरी रिपोर्ट से अलग थे? बिल्कुल अलग थे, एकदम उलट। सिविल रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गोलीबारी का पहला शॉट ब्रिटिश सैनिकों ने ही चलाया था। रिपोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो 14 लोग मारे गए या घायल हुए, उनमें से कोई भी किसी भी तरह का खतरा पैदा नहीं कर रहा था। वो सब निहत्थे थे। रिपोर्ट ने कहा कि सैनिकों ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाई और कई मामलों में तो उन्हें पता था कि वो निहत्थे लोगों पर गोली चला रहे हैं। सैनिकों ने जो झूठे बयान दिए थे पहले, रिपोर्ट में उनका भी जिक्र था। यानी सिविल रिपोर्ट ने पीड़ितों और उनके परिवारों की जो बात थी उसे पूरी तरह सही साबित किया। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट ने कहा कि ये हत्याएं अनुचित और अन्यायपूर्ण थीं, अनजस्टिफाइड एंड अनजस्टिफाइबल। इसने विजिरी ट्रिब्यूनल के नतीजों को भी गलत ठहराया और कहा कि उसने सबूतों को ठीक से परखा ही नहीं था। तो सिविल रिपोर्ट ने एक तरह से उन सवालों का आधिकारिक जवाब दे दिया जो दशकों से पूछे जा रहे थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? क्या प्रतिक्रिया थी? जिस दिन रिपोर्ट आई उसी दिन जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, डेविड कैमरॉन, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने सिविल रिपोर्ट के जो भी नतीजे थे उन्हें पूरी तरह माना और ब्रिटिश सरकार की तरफ से खूनी रविवार की घटनाओं के लिए एक साफ और बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो गलत था और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। ये तो पीड़ितों के परिवारों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा पल रहा होगा। हाँ, निश्चित रूप से। दशकों का संघर्ष था उनका। ये उनके लिए सच्चाई की एक जीत थी। इस माफी का काफी स्वागत हुआ। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इतने सालों का जो अन्याय हुआ है उसके लिए सिर्फ माफी काफी नहीं है, जिम्मेदार सैनिकों पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन हाँ, उस लंबी लड़ाई में ये एक बहुत अहम पड़ाव जरूर था। अच्छा, तो अब जरा इसके लंबे असर पर बात करते हैं। इस एक दिन की घटना ने उत्तरी आयरलैंड के भविष्य पर क्या असर डाला? असर तो बहुत गहरा और बहुत विनाशकारी था। खूनी रविवार ने उत्तरी आयरलैंड का जो संघर्ष था, जिसे द ट्रबल्स कहते हैं, उसे एक नए और कहीं ज्यादा हिंसक मोड़ पर पहुंचा दिया। सबसे सीधा असर तो ये हुआ कि प्रोविजनल IRA के लिए समर्थन और भर्ती दोनों में बहुत भारी इजाफा हुआ। बहुत से ऐसे नौजवान जो पहले शायद नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे, उन्हें लगा कि शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता तो बंद हो गया, अब हथियार उठाना ही शायद एकमात्र रास्ता बचा है। इसके बाद के सालों में IRA के हमले बहुत बढ़ गए। और जो समुदाय थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनके आपसी रिश्तों पर क्या असर पड़ा है इसका? जो खाई पहले से थी वो और ज्यादा चौड़ी हो गई। राष्ट्रवादियों के लिए ये ब्रिटिश राज के जुल्म का सबसे भयानक चेहरा बन गया। वहीं कुछ संघवादियों ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत की तरह देखा या फिर सेना के दावों पर यकीन किया। इसने आपसी अविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और सुलह की कोई भी कोशिश और मुश्किल हो गई। क्या इसका असर उत्तरी आयरलैंड के बाहर भी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बहुत चर्चा हुई। सोचिए, एक पश्चिमी लोकतंत्र की सेना अपने ही निहत्थे नागरिकों पर दिन दहाड़े गोलियां चला रही है। इसकी तस्वीरों ने दुनिया भर में एक तरह का सदमा और गुस्सा पैदा किया। खासतौर पर अमेरिका में जो आयरिश समुदाय है वो बहुत सक्रिय हुआ। ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा कि वो उत्तरी आयरलैंड में अपनी नीतियों पर दोबारा सोचे। ये घटना उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। आज मतलब आधी सदी से ज्यादा बीत जाने के बाद क्या खूनी रविवार की विरासत आज भी महसूस होती है वहाँ? हाँ बिल्कुल महसूस होती है। ये घटना उत्तरी आयरलैंड की सामूहिक याददाश्त का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। पीड़ितों के परिवार आज भी पूरी तरह से न्याय और जवाबदेही के लिए लड़ रहे हैं। ये दिन नागरिक अधिकारों के संघर्ष का, राज्य की हिंसा का और सच्चाई की उस लंबी खोज का प्रतीक बना हुआ है। डेरी शहर में हर साल इसकी बरसी पर कार्यक्रम होते हैं। वो याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। क्या हाल के सालों में भी इससे जुड़ा कोई खास घटनाक्रम हुआ है? हाँ, जैसा आपने कहा, न्याय की तलाश अब भी जारी है। 2019 में उत्तरी आयरलैंड की जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस है, उसने घोषणा की थी कि सोल्जर F नाम के एक पूर्व पैराट्रूपर पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उस पर 2 हत्याओं और 5 हत्या के प्रयासों के आरोप है, खूनी रविवार से जुड़े। हालांकि इस मुकदमे को लेकर कानूनी दांवपेंच काफी चले हैं और अभी हाल ही में 2025 में
एक जज ने एक अहम फैसला दिया कि मुकदमे में कुछ प्रमुख सैन्य सुनी सुनाई गवाही, मिलिट्री हियरसे स्टेटमेंट्स को सबूत के तौर पर माना जा सकता है। तो इसे पीड़ितों के परिवार जवाबदेही की दिशा में एक और कदम मान रहे हैं। हालांकि अंतिम नतीजा क्या होगा, ये अभी देखना बाकी है। तो हमने देखा कि खूनी रविवार सिर्फ एक हिंसक घटना का दिन नहीं था। ये उत्तरी आयरलैंड के इतिहास, उसकी राजनीति, उसके समाज पर दशकों तक असर डालने वाला एक निर्णायक मोड़ था। ये न्याय, सच्चाई और यादों की एक बहुत उलझी हुई कहानी है। हाँ, और ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे अतीत की कोई ट्रेजेडी पीढ़ियों तक किसी समाज को प्रभावित कर सकती है, और कैसे सच्चाई को स्वीकार करना, उसके साथ जीना एक समाज के लिए कितना मुश्किल और कितना लंबा सफर हो सकता है। आप देखिए विजरी रिपोर्ट की वो लीपापोती, और फिर सालों बाद सेविल रिपोर्ट की वो स्पष्टता, और फिर प्रधानमंत्री की माफी। ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे राज्य भी अपनी भूमिका को समझने और स्वीकार करने में कितना वक्त लेता है। और सोल्जर एफ के मुकदमे की जो ये कानूनी उलझनें हैं, वो बताती हैं कि व्यक्तिगत जवाबदेही का सवाल आज भी कितना संवेदनशील है और शायद अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। अच्छा, इन सब स्रोतों पर जो हमने बात की, उसके बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है कि जब किसी ऐसी दर्दनाक ऐतिहासिक घटना पर राज्य का जो शुरुआती बयान है और लोगों का जो अपना अनुभव है, उसमें इतना जमीन आसमान का फर्क हो, तो कोई समाज मिलकर सच्चाई तक पहुंचता कैसे है और फिर उस सच्चाई के साथ जीना कैसे सीखता है, खासकर तब जब न्याय की मांग शायद पूरी तरह कभी पूरी न हो पाए। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सिर्फ उत्तरी आयरलैंड के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई समाजों के लिए सोचने वाली बात है।